जी हाँ दोस्तों, तो आपने एकदम सही देखा। ये है यूपी बोर्ड क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स का पेपर, जो कि 2026 में कुछ ऐसा ही पेपर आने वाला है। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो बस आप ये पेपर देखिए, और अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल कुछ और भी पेपर्स प्रीवियस ईयर्स के जरूर देखिए। लेकिन तो ये वीडियो इनफ है। अगर आप इस वीडियो को पूरे ईमानदारी शिद्दत के साथ एकदम कंसंट्रेट होकर देखते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें पूरा 100 में से कम 80 प्लस तो ला ही देंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही हर सब्जेक्ट्स के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका अनुक्रम लिखना है, उसके बाद अपना नेम लिखना है, एंड देन आपका पेपर स्टार्ट करना है। पेपर पूरे 3 घंटे 15 मिनट के होते हैं, जिसमें से 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपको मिलते हैं 3 घंटे पूरे आपको पेपर करने के लिए। तो चलिए हम लोग इस पेपर को कम से कम 10 मिनट में पूरा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, और पहला में भी 5 है। तो उसमें पहले क दे रखा है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। मैं यहाँ पे पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमें ये पूरा 3 घंटे का पेपर 10 मिनट में करना है, तो इसीलिए हम लोग ऑप्शन रीड नहीं करें। ख दे रखा है, धारा निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो वो हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। लेकिन अगर आपको इससे पहले आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ग नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के बाद माथुर का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 1919 ईस्वी में। अपना घर नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म किस जनपद यानी कि जिले में हुआ था। तो ये तो बच्चे के मुंह पे रट गया होगा कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म है वो हुआ था बलिया में। आगे बढ़ने से पहले कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अगर आपको जन्म परिचय नहीं याद है तो आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये हर बार एग्जाम से में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम क्वेश्चन अंग। तो इसमें क्या है कि वसुधा नामक पत्रिका के संपादक का नाम क्या है। ठीक है, तो वो है हरिशंकर परसाई जी, जो वसुधा नामक पत्रिका के संपादक हैं। अब हम आगे अपने सेकंड पड़ाव पे यानी कि सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का क्या बोलता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः कितने कालों में बांटा गया है। तो वो है कितने काल? पूरे 4 कालों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ख क्वेश्चन की संध्या गीत काव्य संकलन के रचनाकार कौन है। तो वो है महादेवी वर्मा जी। उसके बाद ग नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में। घ नंबर क्वेश्चन क्या है कि मैथिली शरणगुप्त किस जनपद में हुआ था। तो इनका जो जन्म है वो कौन से जनपद में हुआ था? वो झांसी जनपद में यानी कि झांसी जिले में हुआ था। उसके बाद अंग नंबर क्वेश्चन क्या है कि अजात शत्रु। ये चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको चैप्टर के बारे में सब कुछ पता होगा। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। तो हमारा खत्म हुआ बहुविकल्पी प्रश्न। उसके बाद आते हैं हम तीसरे नंबर पर, जिसमें क्या दिया रहता है, एक गद्यांश रहेगा, दूसरा पद्यांश रहेगा, और इसमें जो ये लिखे गए हैं पैराग्राफ्स, इसके अनुसार हमें क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ठीक है, तो एक गद्यांश है। ठीक है, तो इस गद्यांश का क्या करना है, हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं। ये गद्यांश दे रखा है, आपको इसका आंसर देना है इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन नंबर क्या है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है कि रेखांकित अंशों का व्याख्या कीजिए। यहाँ से यह रेखांकित किया गया अंश, उसका क्या करना रहेगा, व्याख्या करना रहेगा। उसके बाद ग नंबर क्या बोलता है कि भारतीय संस्कृत चेतना के कमजोर होने का मुख्य कारण क्या है। उसके बाद घ नंबर क्वेश्चन बोलता है कि युगानुरूप परिवर्तन एवं विकास नहीं होने का क्या कारण है। उसके बाद अंगा नंबर क्या बोलता है कि परिस्थिति एवं सांस्कृतिक शब्दों में क्रमशः उपसर्ग और प्रत्यय छांटकर लिखिए।
क्लियर। आप उपसर्ग और प्रत्यय जरूर देख लीजिए क्योंकि ये आता है। और अथवा करके दे रखा है कि अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो आप ये लिखिए। ये हमारा वो पैराग्राफ जो कि आपको इस तरीके से पढ़ना है और पढ़ने के बाद इन सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला क्या है कि इसका गद्यांश का क्या लिखिए, संदर्भ लिखिए। दूसरा रेखांकित अंशों का व्याख्या कीजिए। और ग क्या दे रखा है, संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया है ये आप बताइए। ठीक है। उसके बाद क्या है कि अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, आसिंजनकारी तथा कड़वंतसम का अर्थ लिखिए। तो ये था हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन, आप वो कर लीजिए या फिर ये कर लीजिए। उसके बाद है हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या दे रखा है, क्या पदांश है, ऊपर क्या था कथांश था और अब क्या है पदांश है। तो अब ठीक है, तो इसमें भी सेम वही करना है, वैसा ये कुछ ये निकसी कमंडल तय उमड़ी नम मंडल खंडती धाई धार अपार वेग सो वायु विहंदते भयो घोर अति शब्द धमक सो त्रिभुवन तरजे महामेघ मिली मनहु एक संग ही सब गरजे। ठीक है। तो आपको इसका क्या करना है कि गद्यांश जो पद्यांश का संदर्भ लिखना है पहले तो, क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है पहले तो। फिर दूसरा क्या करना है, उसका प्रस्तुत गद्यांश में गंगा जी कहाँ से निकली तो वो बताना है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और त्रिभुवन शब्द में कौन सा समान है, समास है, ये बताना है। फिर क्या है, अंगा नंबर क्वेश्चन की महामेघ मिली मनहु एक सिंगही सब गरजे। ठीक है, में कौन सा अलंकार है। क्लियर। उसके बाद दे रखा है क्वेश्चन। उसके बाद अगर आपको वो नहीं आ रहा तो आप ये कर लीजिए। ठीक है, ये दे रखा है आपका पदांश और उसमें से वही सेम करना है कि उपयुक्त जो पदांश है उसका कविता का नाम लिखना है इसमें। तो उसके बाद अधिकांश मानव संसार में आकर किसकी खोज में लग जाते हैं ऐसा बताना है आपको। फिर मनोज और स्पर्धा शब्दों का अर्थ लिखना है। तो और ख नंबर क्या है कि इस पदांश में कवि ने किस प्रसंग का वर्णन किया है। ठीक है। और अंग नंबर क्या बोलते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये तो 2 लाइन है जो रेखांकित किया गया, इसका व्याख्या करना है आपको। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन में कह दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए और उनकी कृतियां भी लिखिए। ठीक है। और कितने शब्दों में, 80 शब्दों में लिखना है। कम से कम आपको 1 पेज से ज्यादा ही लिखना है या फिर 1 पेज। ठीक है। तो वो पहला है वासुदेव अग्रवाल जी, वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिहर प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन दोनों लोग का याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका पक्का फंसता है एग्जाम्स में। ओके। उसके बाद घ नंबर दे रखा है क्या, ख नंबर दे रखा है क्या कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद जी है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और समुद्रानंद पंत। आप जयशंकर प्रसाद जी का जरूर याद करें और हो सके तो आप इनका भी याद कर लीजिएगा कि ये भी इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन इनका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हरदम आता है। ओके। उसके बाद है 6 नंबर, कहानी कला के तत्वों के आधार पर खून का रिश्ता तथा ध्रुव यात्रा कहानी की समीक्षा कीजिए। ठीक है। ये चैप्टर ध्रुव यात्रा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप इसको जरूर अच्छे से पढ़िए और कितने शब्दों में देना है, 80 शब्दों में देना है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप ये कीजिए। ये जो लाटी वाला चैप्टर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाटी वाला चैप्टर और ये ध्रुव यात्रा बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो रश्मि रथी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो रश्मि रथी खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए, या फिर रश्मि रथी के नायक कर्ण का चित्र लिखिए। ये तो बोल दूं कि इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि वेरी वेरी है, ये एग्जाम में छपा ही होगा। ठीक है। और श्रवण कुमार के बारे में लिखना है, श्रवण कुमार खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए, या फिर श्रवण कुमार खंड काव्य का नायक कौन है उनका चरित्र चित्रण करना है आपको। ग नंबर दे रखा है कि सत्य का जीत खंड काव्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए और सत्य की जीत खंड काव्य के नायक का चित्रण कीजिए। घ नंबर दे रखा है कि
आलोक वृत्ति खंड काव्य की विशेषताएं लिखिए। और आलोक वृत्ति खंड काव्य के नायक के चरित्र का कीजिए। गौ दे रखा है कि सत्य की जीत खंड काव्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए या फिर सत्य की जीत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। घ दे रखा है कि आलोक वृत्त खंड काव्य की विशेषताएं लिखिए और आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक के चरित्र का विशेषताएं लिखिए। और अंग दे रखा है अपना मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की किसी एक प्रमुख घटना का वर्णन कीजिए। और अथवा में करके दे रखा है मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक के चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है। और च दे रखा है कि त्याग पथिक खंड काव्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और ये त्याग पथिक खंड काव्य के प्रमुख नारी पात्र का नाम बताइए और उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो जो आप ये सारा क्वेश्चन देखे हैं क ख क ख ऐसे करके च तक, तो आपको ये सारे के सारे नहीं लिखने हैं, इसमें से सिर्फ एक लिखने हैं आपको। ठीक है। कितने लिखने हैं? एक लिखने हैं। तो आप क्या करो, आपको इसमें से क्या करना है कि अगर आप याद कर सकते हो तो एक्स्ट्रा, तो आपको त्याग पथिक वाला बहुत इंपॉर्टेंट आप याद कर लो, या फिर रश्मि रथी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रश्मि रथी। ठीक है। तो आप ये दोनों याद कर लोगे तो डेफिनेटली एग्जाम्स में फंस ही जाएगा। ठीक है। और इसमें से सारा नहीं लिखना है, ये सब सिर्फ और सिर्फ एक का किसी का आंसर देना है। ठीक है। 80 शब्दों में देना है। उसके बाद आता है खंड ख। तो जो खंड ख है वो सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए होता है, साइंस वालों के लिए खंड क ही होता है। तो जो आर्ट्स वाले हैं वो ही खंड ख करेंगे, यानी कि संस्कृत वाला पार्ट्स करेंगे। ठीक है। तो देख लेते हैं हम ये भी पार्ट्स। जो क नंबर है कि संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, तो इस सब का क्या करना है आपको? अनुवाद करना। को ये नहीं आ रहा है तो आप ये कर लीजिए। उसके बाद दे रखा है ख नंबर क्वेश्चन की इसका भी हिंदी में क्या करना है? संदर्भ सहित अनुवाद करना है आपको। ये श्लोक दे रखा है, तो अगर आपको ये नहीं आ रहा तो ये कर लीजिए, ये नहीं आ रहा तो ये कर लीजिए। ठीक है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कि किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अगर आप पढ़े हैं तो आप किसी दो प्रश्नों का क्या करिए? उत्तर दीजिए इन चारों में से। ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें वो सब लिखना है, ये हास्य तथा करुण रस को लिखना है आपको, और उपमा रूपक अलंकार के बारे में लिखना है, सोरठा और कुंडलिया। ठीक है। छंद की परिभाषा और उदाहरण भी लिखना रहेगा आपको। आप सिर्फ एक लिखेंगे लक्षण तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर एग्जाम्पल भी लिखते हैं आपको तो 2 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है। तो 1 प्लस 2 नंबर पूरे मिलेंगे आपको इस पर। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर क्या करिए? निबंध लिखना रहेगा। तो वो पर्यावरण प्रदूषण रहेगा यदि मैं, और ख दे रखा है यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। तो ये तो सबसे अच्छा मौका है आपको बताने का कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या क्या करता भारत के लिए। ठीक है। उसके बाद है ग क्या है? कबीर का समाज सुधार, और घ क्या है? विज्ञान अभिशाप या वरदान है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा आ जाता है, और ये भी प्रदूषण वाला भी। ठीक है। और अंग क्या है? कि विद्यार्थी जीवन का खेल कूद का महत्व बताइए। तो ये तो बहुत इजी है, आप कर सकते हैं बिना पढ़े भी। उसके बाद लास्ट है कि संधि विच्छेद करना है आपको। तो जो ये नयनम है तो इसका कौन सा संधि विच्छेद होगा? आपको ये ट्रिक लगाना है। उसके बाद है नाविका। नाविका का संधि विच्छेद कौन सा सही रहेगा? आपको ये ट्रिक लगाना रहेगा। उसके बाद है दुष्चरित्र कौन का संधि क्या है? आपको बताना रहेगा। और ख क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक का विप्रय करके क्या करना है? समास लिखना है। ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में धातु एवं प्रत्यय बताइए। ठीक है। तो इसमें क्या बताना है आपको? धातु और प्रत्यय बताना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी एक शब्द का प्रत्यय बताइए। ठीक है। तो इसका प्रत्यय आपको बताने किसी एक का। उसके बाद क्या? रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संधि नियम का उल्लेख कीजिए। उसके बाद 14 नंबर जो कि सबसे लास्ट वाला है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर पत्र लिखिए। ठीक है। तो आप जिस पे सुटेबल है आप उस पर पत्र जरूर लिखें। ठीक है। पहला क्या है कि विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखना रहेगा आपको। और सेकंड क्या है कि स्कूल की व्यवस्था को सुधारने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक के लिए पत्र लिखिए।
और तीसरा क्या है कि अपने घर पर खड़ंजा बिछाने हेतु ग्राम प्रधान को। ठीक है, तो ये है हमारा क्लास 12th यूपी बोर्ड का 2026 में आने वाला पेपर। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो और आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते रहें तो आप अगर जिस का पेपर चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, आपको ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।